आता है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले देखते हैं सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी ने जो है एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने किंगडम के लिए स्थापित किया। उन्होंने जो भी हेरिडिटरी पोस्ट थी, जनरली जो सुल्तान या मुगल्स का होता है कि उनके राजा के बाद उनका बेटा बैठेगा, फिर उनका बेटा बैठेगा, वो वाली जो पोस्ट थी उन्होंने इनको खत्म कर दिया। और लैंड असाइनमेंट्स, एक क्या कहते हैं, ये सब जो है खत्म कर दी। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, हर गवर्नमेंट ऑफिशियल को इन्होंने सैलरी दी। जो भी उनकी स्टेट ट्रेजरी थी उससे इनको इन्होंने सैलरी देनी शुरू करी। कई सारे ऑफिशियल्स जो है उनका ट्रांसफर भी होता था समय समय पे। इससे क्या होता था कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर ना हो जाए कि वो जो है किंग के टर्म्स को ही डिक्टेट करना शुरू करते हैं, कि मतलब अब वो जो है किंग से भी ज़्यादा पावरफुल होने की कोशिश कर रहे हैं। शिवाजी ने जो है पेंशन दी उन विडोज को जो सोल्जर्स की थी, जो खासतौर से जिनकी बैटल्स में डेथ हो गई थी। यहाँ तक कि मिलिट्री पोस्ट भी जो है उनके लड़कों को ऑफर करी। इस तरीके से उन्होंने जो सोल्जर्स थे उनकी फैमिलीज की भी जो है केयर काफी हद तक करने की कोशिश करी। यहाँ पर 3.13 जो फिगर है इसमें दिखाया है कि शिवाजी ने जो है गोल्ड और कॉपर के जो कॉइन्स थे अपने नाम से मढ़वाए थे, उनकी सोवर्निटी को शो करने के लिए। जो यूज था देवनागरी स्क्रिप्ट का, वो भी एक तरीके से पहचान कह सकते हैं, इनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी थी उसी का एक हिस्सा था। अब यहाँ देखिए कि शिवाजी ने जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस इशू किए थे अपने ऑफिशियल्स को कि वो जो है प्रजा के साथ कोई भी गलत तरीके से बर्ताव नहीं करेंगे, या एक घास का तिनका भी जो है उनसे जबरदस्ती वो नहीं छीनेंगे। अब यहाँ उनके जो लेटर्स लिखे होंगे इन ऑफिशियल्स को, उसमें जो दिया गया है वो बताते हैं। ये जो पैसेज है ये हमें प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन और मॉरल लेसन दोनों की देता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खास तौर से ट्रीज, उनको लेकर। जो टीक होती है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल वुड है, जिसको खास तौर से यूज किया जाता है शिप बिल्डिंग के लिए। जो स्पीकर थे बेसिकली उन्होंने परमिट करा कि हाँ आप जो है टीक के जो पेड़ हैं उनको कट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर परमिशन के साथ। जिससे उन्होंने इसमें क्या दिखाया कि आपको एक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए रेगुलेशंस की और कंट्रोल की। जो भी आपके रिसोर्सेज हैं आपको उनको यूज करना है तो एक प्रॉपर परमिशन के साथ आप कर सकते हैं। ये जो लकड़ी है ये खाली एक, मतलब जो पेड़ होते हैं वो खाली सिर्फ एक लकड़ी नहीं होती, ये हमें क्या क्या देते हैं, जैसे आपके फ्रूट्स देते हैं, शेड देते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी मिलते हैं इनसे कम्युनिटीज को। लोग इनको अपने खुद के बच्चों के जैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि इनको भी ग्रो करने के लिए बहुत साल लगते हैं और ये भी एक हमारे डेली लाइफ का हिस्सा होते हैं। अगर आप इनको काट दोगे तो क्या होगा, आपको भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल और प्रैक्टिकल तौर पे नुकसान होगा, क्योंकि उनका जो लॉस है वो हमारी चाहे लाइवलीहुड हो चाहे हमारे सेंटिमेंट्स हो, दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है। अगर आप कुछ हासिल करते हो दूसरे को नुकसान करके, पेन देके, तो वो फिर बहुत लंबा नहीं चलता। चाहे उत्पीड़न हो चाहे शोषण हो, वो दोनों के दोनों डाउनफॉल लेके आते हैं। खाली उसके लिए नहीं जिसके हासिल करने के लिए आपने ऐसा किया था, बल्कि जिसने किया है उसके लिए भी उसको डाउनफॉल पूरी तरह से होता है उसका। तो कहीं ना कहीं ये एक रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसिपल जस्टिस का और सस्टेनेबिलिटी का। कोई भी सही मायने में प्रोग्रेस जो है दूसरों को हार्म करके नहीं हासिल करी जा सकती। ये जो है इन्होंने बेसिकली इसमें एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी हम इसको अगर चाहें तो थोड़ा सा और सिंपल वर्ड्स में समझें। वो ये है कि जो पैसेज है वो हमें बेसिकली बता रहा है कि कैसे हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको समझदारी से और कंपैशन से यूज करना चाहिए। जहां एक तरफ टीक जैसी जो स्ट्रॉन्ग लकड़ी होती है वो बहुत जरूरी होती है नेवी के लिए, इसी तरीके से जो फल देने वाले पेड़ हैं उनको भी हमारे को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों की जिंदगी चलती है। कोई भी अचीवमेंट हम हासिल करें दूसरों को या सोसाइटी को नुकसान पहुंचाकर, तो वो हमारी अचीवमेंट टेम्परेरी होती है और हमें खुद ही को नुकसान कर जाती है। इसलिए ये जो मैसेज है बेली इसलिए है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करें। जस्टिस और केयर दोनों ही जरूरी है, चाहे लोग हो
चाहे एनवायरमेंट। तो ये जो है मैसेज इसमें शिवाजी ने देने की कोशिश करी है। शिवाजी का एक अष्टप्रधान मंडल था, जिसे आप कह सकते हैं काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स, जो उनको असिस्ट करता था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो छत्रपति ये मेन किंग थे, इनके अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधान प्राइम मिनिस्टर, सचिव लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर, न्यायाधीश चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स पंडित राव, सेनापति कमांडर इन चीफ, सुमंत जो मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, और मंत्री इंटेलिजेंस मिनिस्टर। तो ये जो है इनका एक अष्टमंडल था, जो इनको अष्ट प्रधान मंडल जो इनको असिस्ट करता था एडमिनिस्ट्रेशन में। मराठा जो है वो ज्यादातर टैक्स लगाते थे, जिसको कहते थे चौथ 25%, और सरदेशमुखी एक एडिशनल 10% चौथ पे उन प्रोविंसेस से जो डायरेक्टली उनके अंडर में नहीं थी। इसमें जो है डेक्कन और नॉर्थ इंडिया के प्लेसेस भी शामिल थे। बदले में मराठास जो है प्रोटेक्ट करते थे उन प्रोविंसेस को, और उनके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में जरा सा भी दखल नहीं देते थे। मुगल्स ने भी इस अरेंजमेंट को अप्रूव किया था कई सारी संधियों के माध्यम से, और समय के साथ साथ कुछ इसमें से प्रोविंसेस ऐसे थे जो मराठा एम्पायर का हिस्सा बन गए थे। अब यहाँ क्या इन्होंने बताया कि 18वीं सेंचुरी में मराठास ने कहीं कहीं पे मुगल स्टाइल जो कॉइनेज का था वो उसकी पॉपुलैरिटी के कारण उसको अपनाया, पर उसमें क्या किया, उन्होंने अपने खुद के कल्चरल सिंबल्स लगा दिए। जैसे ये जो रेयर मराठा कॉइन है जिसको बोलते हैं गणपति पंत प्रधान रुपी, ये अर्ली 19वीं सेंचुरी में गढ़वाया गया था पटवर्धन्स ने, जो कि जनरल्स होते थे पेशवा के अंडर। और इसमें जो है इंस्क्रिप्शन दिए गए हैं 2 स्क्रिप्ट्स में, एक देवनागरी एक पर्शियन। एक साइड में आप देख सकते हैं गणपति गणेशा जो है वो लिखा हुआ है, उसको इन्वोकेट किया है, जबकि दूसरी तरफ जो है डिक्लेयर क्या करा जा रहा है, लॉयल्टी पेशवा के प्रति, यानी उसको हम जो कह सकते हैं पंत प्रधान मराठी। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जो मराठा की आर्म फोर्सेस थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। इन्फेंट्री जो पैदल होते हैं, कवैलरी घुड़सवार, और नेवी। कवैलरी जो है वो 2 तरह की सोल्जर्स से बनी हुई थी। एक थे बारगीर, जिनके जो घोड़े और जो उनके साथ चीजें इक्विपमेंट्स होती थी उनको स्टेट पे करता था, और दूसरे थे शिलेदार, जिनके घोड़े और इक्विपमेंट्स जो है उनको जो सोल्जर्स होते थे वो खुद करते थे। 18वीं सेंचुरी में मराठास ने नोटिस किया कि जो यूरोपियन स्टाइल है उनके जो ट्रूप्स हैं, आर्टिलरी है, वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, और इसी के कारण उनकी सुपीरियरिटी दिखती थी। तो उन्होंने भी जो है अपनी जो ट्रूप्स थे उनको ऐसे ही बढ़ाने की और रिक्रूट करने की कोशिश करी। खास तौर से जो महाजी शिंदे थे उनके पास बहुत बड़ी यूरोपियन स्टाइल आर्मी थी। स्वॉर्ड्स यानी तलवारें और लैंसेस यानी भाले, ये बेसिकली प्रेफर करते थे मराठास जो है लड़ने के लिए। फिर उन्होंने जो है गन्स का भी इस्तेमाल किया, बंदूकों का भी काफी मात्रा में गन्स भी उन्होंने यूज की। मिलिट्री कैंपेन्स में उनके रॉकेट भी यूज किए गए शिवाजी के टाइम से, लेकिन 1770 तक आते आते जो मेटल ट्यूब रॉकेट्स हैं उनका भी इस्तेमाल होने लग गया था। अब जैसा हमने पहले देखा कि जो फोर्ट्स थे, किले थे, वो इनिशियली मेन स्टे रहते थे। मेन स्टे का मतलब होता है मुख्य आधार उनकी सफलता का, वो मराठा पावर का जो है किले थे। शिवाजी कंट्रोल करते थे, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे किले बनवाए थे, क्योंकि वो क्या करते थे, स्ट्रैटेजिकली कंट्रोल करते थे इंपॉर्टेंट रूट्स को, और शेल्टर देते थे आर्मी को जब भी वो किसी भी गॉरिल्ला वॉरफेयर में एंगेज होते थे। रामचंद्र पंत अमात्य जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे शिवाजी के, उन्होंने अपने वर्क आज्ञापात्र में, जो कि रॉयल एडिक्ट है, उसमें बताया है कि फोर्ट्स जो है वो कोर होते हैं स्टेट का। मतलब क्या है, किले जो हैं वो राज्य का शक्ति का केंद्र होते हैं। अगर बाय चांस किले ना हो तो क्या होगा कि बाहरी आक्रमण जो है वो एकदम से हो जाएगा, और हमारा प्रदेश जो है पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। इसीलिए जितने भी पहले के राजा थे उन्होंने अपनी कंट्री को एक तरह से राज्य की रक्षा के लिए किले बनवाए। बेसिकली छत्रपति जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने मराठा किंगडम की नींव रखी, और बेसिकली उनकी नींव जो है वो किलों के आधार पर ही रखी गई थी। किले ही मराठों की शक्ति और सुरक्षा का मुख्य आधार बने या साधन बने। जो मुगल सम्राट थे औरंगजेब, उन्होंने मराठा राज्य पर हमला किया, और बीजापुर और गोलकोंडा इन जैसे या भागनगर जो था उसको जो है इन्होंने कंट्रोल कर लिया।
लेकिन कितने दशकों तक वो आक्रमण करते रहे, लेकिन मराठा राज्य को वो पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। कारण क्या था? जो इम्पोर्टेंस है वो फोर्ट्स की है। मराठों के पास बहुत ज्यादा मजबूत और रणनीतिक किले थे। इन्हीं किलों ने मराठा राज्य को बचाए रखा और उनकी स्वतंत्रता को कायम रखा। तो जो ओवरऑल इस पैसेज का मीनिंग है वो ये है कि किले जो है वो खाली इमारत नहीं थे, बल्कि राज्य की रक्षा, अस्तित्व और स्वतंत्रता का आधार थे। शिवाजी महाराज ने इन्हीं किलों से मराठा साम्राज्य की नींव रखी और यही किले औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शत्रु के सामने भी मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखने में सहायक बने। मैरीटाइम सुपरमेसी, हमने देखा कि शिवाजी ने अपनी नेवी तैयार करी वेस्ट कोस्ट को सिक्योर करने के लिए। 18th सेंचुरी में कान्होजी आंग्रे जो थे उनने जो है काफी ज्यादा मराठास को गाइड किया और अपनी उस गाइडेंस से बहुत ज्यादा जीतें दिलाई जो भी नेवी की बैटल्स हुई। इसमें उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा कि उन्होंने बहुत चतुर तरीके से ज्योग्राफी और बैटल की जो टैक्टिक्स है उनका इस्तेमाल किया। भले ही जो मराठा शिप्स थे वो उतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे जितने की यूरोपियंस थे। उस समय क्या था, जो मेन स्ट्रेंथ थी यूरोपियंस की इंडिया के अंदर वो थी उनकी नेवी। वो मजबूर करते थे इंडियंस को कि वो उनके नेवल ट्रेड क्लासेस जो है परचेज करें, जैसे कि करताज कहा जाता है पोर्तुगीज में, उसके एक दाम दें और कोई भी शिप अगर बिना पास के जाएगा तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। अब मराठास ने जो है इनकी इस प्रैक्टिस को चैलेंज किया और डिमांड करने लगे पासेस की यूरोपियन से ही। वो लोग जो है इस बात पे फ्रस्ट्रेशन होने लग गया उन्हें, और उन्होंने कान्होजी आंग्रे जो है उनको एक पायरेट डिक्लेयर कर दिया। 1665 में 4 शिप जो है वो शिवाजी की फ्लीट से मस्कट पहुंचे। मस्कट जो कि कैपिटल है ओमान की। यहाँ पर रूलर ने जो है उनकी शिप्स को पकड़ लिया और जो भी मेन थे उस पर उनको अरेस्ट कर लिया। फिर उन्होंने कुछ शिप्स तैयार करे कि वो जो है शिवाजी की जो कोस्टल पोजीशंस हैं उस पर हमला बोल दें। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि शिवाजी की नेवी में 100 से ज्यादा शिप्स हैं, तो फिर उन्होंने चुपचाप अपने जो शिप्स थे और खुद को अपना एक जो बंदरगाह होती है उसमें उन्होंने वापस कर लिया। नेक्स्ट आता है जुडिशियल सिस्टम। अब मराठास का बहुत ही एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम था। यहाँ पर उसकी जो एक क्वालिटी थी कि वो काफी मॉडर्न था कैपिटल पनिशमेंट को यूज करने में, यानी कि जो डेथ पेनल्टी होती है। पंचायत, अगर हम उसको कंफ्यूज ना करें आज की डे प्रेजेंट डे पंचायत से, जो कि गवर्नमेंटल बॉडी है, उस टाइम की जो पंचायत थी वो एक लोकल गैदरिंग होती थी ऑफिशियल्स की और कुछ प्रोमिनेंट लोगों की, और ये मेन बॉडी जो है वो इन लोगों की जस्टिस को डिलीवर करती। एक अपील जो है वो मराठा चीफ से करी जाती थी अगर आपका बाई चांस जो डिसीजन आया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसके अलावा कई सारे प्रोमिनेंट टाउन्स जैसे कि पुणे, इंदौर, यहाँ पर कोतवाल या जो पुलिस थी उनको एम्प्लॉय किया जाता था कि लॉ और ऑर्डर जो है शहर के अंदर बरकरार रहे। अब आते हैं ट्रेड नेटवर्क्स पे। शिवाजी ने ट्रेड को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और खुद भी बहुत ज्यादा एक्टिवली तौर पे पार्टिसिपेट किया जो मैरीटाइम फॉरेन ट्रेड था उसके ऊपर, मतलब जो समुद्र के रास्ते था। वो और उनके ऑफिशियल जो है उनके अपने खुद के जहाज थे जो कि वो रेगुलरली भेजते रहते थे पोर्ट्स पर, कि जहां जैसे मोचा यमन में, मस्कट ओमान में, मलक्का मलेशिया में। और इसमें से जो शिप्स थे कुछ वो लेके जाते थे जैसे कार्गो के अंदर जो होता था उसमें गोल्ड, टेक्सटाइल्स। रोड्स को कंस्ट्रक्ट कराया गया, उन्हें मेंटेन किया गया। कुछ प्लेसेस ऐसे थे जैसे ओडिशा 18th सेंचुरी में, वहां फेरीज का बहुत नेटवर्क था रिवराइन ट्रांसपोर्ट के लिए। नदी के रास्ते जो है उसमें नाव बहुत चलती थी जो फेरीज होती हैं। ब्रिजेस बनाए गए नदियों के ऊपर, छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स बहते थे उनके ऊपर। कल्चरल रिवाइवल, मराठास का जो है भारत की संस्कृति में एक तरह से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिवाजी का ये जो स्वराज का एक विचार था वो उनकी मोहर में जो सील होती है उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। ये जो मोहर थी ये संस्कृत में थी, जबकि उस समय क्या था, पर्शियन सील्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलित। अब इस सील पर क्या लिखा था कि शाह जी के जो पुत्र हैं शिवाजी, उनकी ये मोहर जो कि एक नए चंद्रमा की तरह बढ़ती हुई है, जगत द्वारा वंदित है और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगी। शिवाजी ने एक ग्रंथ लिखवाया जिसका नाम था राज्य व्यवहार कोश। इसका मेन एम था मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करना। इसमें क्या था कि उस टाइम पे जो डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस होते थे उसमें पर्शियन वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा यूज करे जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, उसमें ज्यादातर उसी से रिलेटेड संस्कृत वर्ड्स को ऐड करवाया। नतीजा क्या हुआ कि अब मराठा की जो डिप्लोमेसी थी उसमें उन फॉरेन वर्ड्स की ज्यादा यूज ना करके इन वर्ड्स का यूज
ज्यादा होने लग गया। शिवाजी एक बहुत बड़े हिंदू थे जो दूसरे रिलीजन्स की तो रिस्पेक्ट करते ही थे और अपने की भी जो है पूरी तरह से उन्होंने धर्म का अपर हैंड भी बनाया हुआ, मतलब अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे थे लेकिन दूसरे धर्म की भी पूरी रिस्पेक्ट करते थे। उनका जो सैफरन कलर का झंडा था वो सारे मराठास ने अपना लिया। इन्होंने उन टेम्पल्स को जिनको एज स्पॉइल कर दिया गया था, जो भी बाहर से लोग आए या जो भी थोड़े सी भी डैमेज थे, उनको सही करवाया, रिबिल्ड करवाया, संस्कृत और मराठी लिटरेचर को प्रमोट किया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनवाए और ट्रेडिशनल जो भी आर्ट्स थी उनको प्रमोट किया। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो रिवाइवल था एंशिएंट इंडियन कल्चर का, उन वैल्यूज का, और इन्होंने कैसे उसको जो है ज्यादा से ज्यादा रिवाइव किया, लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन दी। डेमोन्स्ट्रेशन कैसे कि जो बड़े बड़े किंगडम्स होते हैं, एम्पायर्स होते हैं, उनको हराया जा सकता है और मराठास मेंटेन कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ तक कि खुद भी चला सकते हैं एक अपनी एम्पायर। तो ये एक तरीके से उन्होंने दिखाने की कोशिश करी कि बड़े बड़े एम्पायर्स और किंगडम्स को हम हरा सकते हैं, क्योंकि हम मराठास में अपने आप में इतनी पावर है कि हम मेंटेन कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने राज्य को खुद चला सकते हैं। द माइटी मराठा वुमेन ताराबाई। ताराबाई एक बहुत ही निडर मराठा वॉरियर क्वीन थी जिन्होंने 18th सेंचुरी की शुरुआत में, जब उनके हस्बैंड राजा राम की डेथ हो गई, उसके बाद उन्होंने रूल किया। इस बात का उन्हें एहसास था कि इस टाइम पे औरंगजेब भी उनके सामने मौजूद थे और मुगल आर्मी भी डेक्कन में थी। नॉर्थ इंडिया जो है वो पूरी तरीके से असुरक्षित था। ऐसे में उन्होंने एक बहुत बड़ी मराठा आर्मी को ऑर्गेनाइज किया और मुगल टेरिटरीज जो नॉर्थ में थी उनके ऊपर अटैक करने के लिए उन्हें भेज दिया। इस सेंस में कहा जाए तो वो जो है, जो नॉर्थ की साइड में मराठा एक्सपेंशन हुआ, उसकी आर्किटेक्ट मानी जा सकती है। उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी या उनकी जो एक कुशलता थी, आसानी से जो हार ना मानने वाली उनकी जो एक कुशलता थी, उसने कहीं ना कहीं डिफीट कर दिया मुगल एम्पायर को और जो मराठा इंडिपेंडेंस थी ऐसे क्रिटिकल पीरियड में उसको संरक्षित कर लिया या सुरक्षित किया। दूसरी आती है अहिल्याबाई होलकर। ये भी वंशज थी होलकर डायनेस्टी की, जो कह सकते हैं चीफ फैमिली थी। मराठा एक्सपेंशन जो भी हुआ नॉर्थ इंडिया में, उसके लिए चीफ फैमिली मानी जा सकती है। उसमें से अहिल्याबाई होलकर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी 18th सेंचुरी के दौरान ही था और इस टाइम पे इस डायनेस्टी ने मैक्सिमम जो एक्सटेंट थी सेंट्रल इंडिया के अंदर, उस राज्य को रूल किया, जो आज प्रेजेंट डे इंदौर। अपने हस्बैंड और सन को खोने के बाद इन्होंने 30 साल तक बहुत बहादुर तरीके से राज्य चलाया, संभाला समझदारी से, जबकि उन्होंने अपनी जो खुद की आम जनता है उसका भी पूरा ध्यान रखा। अहिल्या जो है भाई बहुत ही डिवोट पर्सन थी, जिन्होंने बनवाए, रिस्टोर किए सैकड़ों की संख्या में टेम्पल्स, घाट्स, वेल्स और रोड्स पूरे इंडिया के अंदर, केदारनाथ नॉर्थ से लेके रामेश्वरम साउथ तक। इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल है वाराणसी, जिसको कि डिस्ट्रॉय किया गया था औरंगजेब ने, और सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, जिसको डिस्ट्रॉय किया था महमूद ऑफ गजनी ने। अहिल्याबाई होलकर जो है उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने माहेश्वर वीविंग इंडस्ट्री जो कि मध्य प्रदेश में है उसको प्रमोट किया, दोबारा से रिवाइटलाइज किया, जो ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट्स थे जो आज भी काम कर रहे हैं। जो मोदी स्क्रिप्ट थी ये एक कर्सिव फॉर्म थी, देवनागरी स्क्रिप्ट, और इसको मेन स्क्रिप्ट कहा जा सकता है जो मराठास यूज करते थे अपने कॉरेस्पॉन्डेंस के। आप यहाँ देख सकते हैं छत्रपति शाहू महाराज की हैंडराइटिंग जो कि मोदी स्क्रिप्ट में है, उसका एक सैंपल यहाँ पर दिया गया है। शिवाजी जो है लगातार अपने सक्सेसर्स के लिए एक एग्जाम्पल थे, जिससे वो काफी उनके सक्सेसर्स जो है प्रभावित थे। अब जैसे भोसले थे नागपुर के, वो बहुत ही ज्यादा एक सपोर्टर्स थे लोकल कल्चर और ट्रेडिशन के। साथ ही साथ जगन्नाथपुरी जो है उड़ीसा में, उसकी भी भगवान जगन्नाथ के वो वर्शिप करते थे, जिसको कई बार मुगल रूल के दौरान उसको बाधित किया गया और इन मराठास के मदद से उसको फिर से दोबारा रिवाइव कराया गया। पर सबसे ज्यादा इंप्रेसिव कंट्रीब्यूशन जो है वो मराठा विमेन से हमें देखने को मिलता है, जिसमें कुछ खास, अब उनमें से किसी जो दो हैं उनके बारे में देखते हैं। इन फोकस तंजावुर साउथवर्ड की तरफ अगर हम देखें तो हमें एक और एग्जाम्पल मिलता है कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। इकोजी जो कि हाफ ब्रदर कहे जा सकते हैं शिवाजी के, उन्होंने तंजावुर रीजन पे जीत हासिल करी थी, जो कि आज का प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है 17th सेंचुरी के अंदर, और यहाँ से उस इलाके में मराठा रूल की स्टैब्लिशमेंट हुई थी और स्टार्ट हुई। तंजावुर मराठास जो हैं वो स्पेशली हेल्प करते थे क्रिएट करने में एक सिंक्रेटिक कल्चर, जो कि पूरी तरीके से रिच था और भरा हुआ था इनोवेशन से, नएपन से। बहुत ज्यादा सपोर्टर्स थे आर्ट्स के, और उसमें बहुत से रूलर्स ऐसे थे
जो खुद भी पोएट्स थे और ड्रामेटिस्ट। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक ट्रेडिशनल तंजावुर स्टाइल पेंटिंग जिसमें डेलिकेट गोल्ड फॉइल वर्क दिख सकता है आपको, जो कि दर्शाता है एक रिच रेडियंट अपीयरेंस। और ये स्टाइल जो है फ्लरिश करा था मराठास के टाइम पे, उनके सपोर्ट से जो है ये ट्रेडिशन चला। आपने भारतनाट्यम वाली जो डांस फॉर्म है इसका नाम सुना हो, पर आप क्या जानते हैं कि मराठास के साथ इस डांस फॉर्म का बहुत ही ज्यादा गहरा कनेक्शन है। कैसे, वो देखते हैं। जितने भी अभी तक के तंजावुर मराठा रूलर्स रहे उसमें सरफोजी टू जो थे इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा। ये इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस जो हैं कई सारी को बहुत अच्छे से जानते थे और बोल सकते थे। साथ ही साथ इन्होंने मराठी प्ले लिखा जिसका नाम था देवेंद्र कुरावांची, जिसमें इन्होंने उस समय की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी थी उसको बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया था। सरफोजी ने बहुत सारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस जो हैं उनको भी सपोर्ट किया और इन्हीं के टाइम ऐसा हुआ कि एक मॉडर्न कार्नेटिक म्यूजिक जो है उसने अपनी एक नई शक्ल ली। जैसे उसी समय अर्ली स्टेजेस जो फेमस क्लासिकल डांस भरतनाट्यम की थी उसने भी एक नई अपनी शक्ल इख्तियार करी। सरफोजी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे मेडिसिन में और इसीलिए उन्होंने इस्टेब्लिश कराया धनवंतरी महल, जो कि सेंटर था मेडिसिन का और फ्री ट्रीटमेंट देता था जो भी बीमारी होती थी, चाहे वो इसमें इंडियन और वेस्टर्न मेडिसिन दोनों का इस्तेमाल होता था। साथ ही साथ इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करी। ये पहला ऐसा एग्जाम्पल था इंडिया के अंदर जो एक यहाँ के स्वदेशी रूलर ने स्टार्ट करी थी। इनका जो इतिहास था वो भोसले परिवार से था, जो कि बृहदेश्वरा टेम्पल जो तंजावुर में उसकी वॉल्स पर आपको मिल जाएगा। और अभी तक का ये सबसे लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन है इंडिया के अंदर जो कि पोस्टरिटी के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड किया गया है। आप ये देख सकते हैं मराठी इंस्क्रिप्शन वॉल्स पर है बृहदेश्वरा टेम्पल की, जिसमें भोसले फैमिली जो थी उसका पूरा इतिहास आपको जानने को मिलता है। जो कल्चरल एनवायरनमेंट था तंजावुर का वो मल्टीलिंगुअल था, इसमें बहुत सारे जो है भाषाओं का मिक्सचर था। जो लोकल तमिल कल्चर था, तेलुगु कल्चर था पहले के रूलर्स का, और जो करंट रूलर्स थे मराठी कल्चर, ये इसमें जो है पूरा का पूरा जो है इंटरैक्ट करके एक तरीके से फ्रीली यूज किया जा रहा। मराठा लेगेसी, मराठा रूल ने चैलेंज किया मुगल की डोमिनेंस को और एक बहुत बड़ा इंडियन एम्पायर खड़ा किया। जब ब्रिटिशर्स आए थे उससे पहले उन्होंने जब सब कॉन्टिनेंट पे हमारे कब्जा किया है, उससे पहले मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया था उसको मराठास रूल कर रहे थे। इन्होंने एक बिल्कुल नया निकाला था तरीका गवर्न करने का, जिसमें बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था। साथ ही साथ इन्होंने लोकल हिंदू ट्रेडिशनल्स जो थे बिना किसी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के दोबारा रिवाइव करे। इन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करी जो भी ऑप्रेसिव रूल था उनके खिलाफ, फॉरेन पावर के खिलाफ, और इनके जो एक विचारधारा थी स्वराज्य की, उससे इन्होंने जो है इन बहादुरी से इन लोगों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। बाद में इन्होंने बहुत सारे इंडियंस को प्रभावित किया कि वो ये विश्वास कर सके कि वो अपने आप को खुद गवर्न कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो इंडिया फ्रीडम मूवमेंट था उसकी, जैसे कहते हैं ना, बीच की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं लोगों से हुई थी। तो अब इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बार देख लेते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने मराठा किंगडम की स्थापना करी थी 17वीं सेंचुरी में। मुगल पावर के अगेंस्ट इनका दशकों लंबा पुराना जो एक वो था कि इन्होंने उसको रोका हुआ था, रेजिस्ट किया हुआ था, और जो एक्सपीरियंस हमसे इनसे अनुभव हुआ उसने पैन इंडिया एक्सपेंशन में बहुत मदद करी 18वीं सेंचुरी के अंदर। ब्रिटिश ने कैप्चर किया इंडिया को बहुत ही आसानी से मराठास से, जितना मतलब इफेक्टिवली कह सकते हैं इन्होंने मराठास से कैप्चर किया उतना इन्होंने और किसी इंडियन पावर से नहीं किया था, मतलब इनको ज्यादा उसमें टक्कर देनी पड़ी। फोर्ट्स जो है मेन कोर माने जा सकते हैं, नींव माने जा सकते हैं मराठा स्टेट की। मराठास कंट्रोल करते थे सैकड़ों फोर्ट्स को, और इस तरह से स्ट्रैटेजिकली उन्होंने अपना कंट्रोल जो है उस रीजन के ऊपर कब बना रखा था। इनकी जो नेवी थी वो यूरोपियन की जो नेवल सुपरमेसी थी उसको कुछ समय तक रोक पाई, भले ही इनके उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो समय की थी उसकी काफी कमी थी। मराठास ने नए कल्चरल कॉन्फिडेंस को जो कि इंडियंस में था अलग अलग रीजन्स के, उनको इंस्पायर किया। इस तरीके से इनका कल्चरल रिवाइवल और इनोवेशन में बहुत ज्यादा योगदान रहा। तो ये अब आपका चैप्टर था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करके
आशा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। अब इसकी जो एक्सरसाइज है उसके लिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो।